सभी को नमस्ते, जय हिंद साथियों। और आप सभी का आरएस टेक्नो एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे अपना मटेरियल साइंस, तो उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मटेरियल साइंस इसी में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ते हुए इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल पढ़ लिया था और मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि मेटल की 3 प्रॉपर्टीज रहती हैं। सबसे पहले थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा था आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। और थर्ड में था केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये 3 प्रॉपर्टी होती हैं जिसके साथ हम किसी भी धातु की पहचान करते हैं कि इसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए धातुओं के। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो चीज़ें रहती हैं जिससे कि हम किसी भी मेटल को देख के पहचानते हैं, जैसे कि उसका रंग हो गया, कलर, वेट हो गया, उसका कंडक्टिविटी हो गई है, कलर हो गया है, वेट हो गया, कंडक्टिविटी हो गई, हो गई, फ्यूजिबिलिटी हो गई है, फ्यूजिबिलिटी। तो ये सारी जो चीज़ें रहती हैं धातु की, ये उसके आती हैं चीज़ें रहती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती इसी के बेस पर हम जब भी कभी आप देखेंगे, क्योंकि जो हमारी धातुएं रहती हैं इनका सबसे ज़्यादा जो यूज रहता है वो किसी एक उद्योगों में किया जाता है, कहीं फैक्ट्री में किया जाता है। तो जब भी हम किसी फैक्ट्री में इनका यूज करते हैं तो मैक्सिमम आप सभी लोग जानते हैं, या वो फैक्ट्री किसी मशीन का निर्माण करती है या किसी मशीन के पार्टों का निर्माण करती है। तो जब भी हम मशीन या उसके पार्टों का निर्माण करते हैं तो हम इन्हीं सारी चीज़ों को बेस मान करके वहाँ पे यूज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए, तो इसकी कितनी लाइफ रहेगी इस पार्ट की। तो ये सारी चीज़ें उसमें हम देखते हैं, तभी हम उस चीज़ का एक निर्माण या मशीन का पार्ट बना करके तैयार करते हैं। इसके साथ आती है थर्ड में केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो धातुएं हमारी रहती हैं, अगर उनको हम कहीं भी इन्वायरमेंट में खुला छोड़ देते हैं तो वो जो सारी धातुएं होती हैं वो एक इन्वायरमेंट के साथ रह कर, उस वातावरण में रह करके उसके साथ एक रिएक्शन कर जाती हैं, जिसके लिए सबसे अच्छा आपका एग्जाम्पल रहता है कि मेटल पर जंग लगना। किसी धातु पर अगर जंग लगना है, जंग लगना, तो ये जो चीज़ें रहती हैं, अगर धातु पे जंग लग रही है तो उसका ये रहता है कि वो इन्वायरमेंट में पड़े पड़े उसके साथ, उस मौसम के साथ एक रिएक्शन या क्रिया कर चुकी है, जिसके कारण उसमें जंग लग गई है। तो ये 3 चीज़ें रहती हैं मेटल की प्रॉपर्टीज के साथ में, जिसमें आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई है। अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये थ्योरी चीज़ें रहेंगी जो आपको पढ़ना है, बट लेकिन ये रहता है कि पेपर में किस तरह से इस मटेरियल साइंस से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो जैसे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, अगर आप देखेंगे सारी धातुओं का अपना अपना एक गलनांक रहता है। तो इसके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेटल साइंस से बनते हैं कि जो हमारा रॉट आयरन रहता है, रॉट आयरन का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट
पॉइंट कितना होता है। रॉट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो इस तरह से आपको कुछ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए, बी, सी और डी। तो इन चारों ऑप्शन में क्या होगा, हर धातु का अलग अलग गलनांक दिया होगा। 1080 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस, 1250 डिग्री सेल्सियस, या दे दिया गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपको हमने यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो ये हर मेटल के कहीं ना कहीं गलनांक दिए गए हैं। तो अब जैसे ये दिया गया है कि कॉपर का जो गलनांक होता है 1080 या 83 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। रॉट आयरन का जो गलनांक होता है वो होता है 1600 डिग्री सेल्सियस। कास्ट आयरन जो हमारा रहता है इसका गलनांक होता है 1250 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा 1600 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि रॉट आयरन का जो गलनांक रहता है वो 1600 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। अगर हम रॉट आयरन को 1600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये एक सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इसी के साथ आपके जैसे और क्वेश्चन बनेंगे। इस क्वेश्चन में आपके 3 आंसर आपको मिले हुए हैं। 3 क्वेश्चन है कि कॉपर का गलनांक कितना होता है, कास्ट आयरन का कितना होता है और रॉट आयरन का कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे आएगा, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु होती है। होती है। तो यहाँ पे आपके कुछ इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे, रॉट आयरन, बी नंबर कास्ट आयरन, सी नंबर में कॉपर और डी नंबर में यहाँ पे हम लिख देते हैं माइल्ड स्टील। तो इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा कॉपर, क्योंकि कॉपर जो हमारा रहता है वो ऊष्मा का गुड कंडक्टर माना जाता है। ज़्यादातर आप सभी लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हम कॉपर का ही यूज करते हैं। हम यहाँ पे और भी चीज़ें रहती है, जैसे एल्यूमिनियम आपका होता है, ये भी ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। इसके बाद फिर आपकी सिल्वर भी रहती है, ये भी अच्छी सुचालक रहती है ऊष्मा की। लेकिन जो अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम पे यूज करते हैं वो हमारी होती है कॉपर, क्योंकि हम इन चीज़ों में दोनों धातुओं का यूज नहीं कर सकते हैं। ये दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहती हैं, इस वजह से हम इनका यूज नहीं करते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन नोट करते हुए चलना, क्योंकि ये आगे आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं या आने की संभावना रहती है, क्योंकि मैटर से इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, धातु के
किस धातु के किस गुण से पतले तार बनाए जाते हैं। पतले तार बनाए जाते हैं कि धातु के किस गुण से हम पतले तार बना सकते, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है जिससे हम धातु के तार के रूप में खींच सकते हैं। तो आपके ऑप्शन होंगे वेलिडिटी, बी नंबर होगी टफनेस, सी नंबर में होगा डक्टिलिटी, और डी नंबर में आपका होगा इलास्टिसिटी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनका सब काम कहीं ना कहीं यूज करते हैं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन दिया गया कि धातु के किस गुण से हम पतली तारें बनाते हैं या बना सकते हैं, तो जो आपकी डक्टिलिटी का गुण रहता है, इससे हम किसी भी धातु को अगर हम तार के रूप में बनाते हैं, खींचते हैं, तो वो डक्टिलिटी के कारण ही बना सकते हैं। मैलिबिलिटी का काम ये रहता है कि हमारी कोई भी जब धातु रहती है तो आप देखते हैं कि अगर हम धातु को पतली चादर या सीट के रूप में बना रहे हैं तो वो मैलिबिलिटी के कारण ही बनाते हैं। और ये जो हमारी प्रॉपर्टी रहती है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है गोल्ड में, सिल्वर में, इन सारी चीज़ों में ये मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है। तो ये हो गया है। टफनेस जो रहता है, अगर हम टफनेस को देखेंगे तो टफनेस धातु का वह गुण रहता है जिससे हम किसी भी मेटल को अगर उसकी रोलिंग करना चाहें, बेंडिंग करना चाहें या उसकी हम हैमरिंग करें तो वो क्या होता है कि वो वहाँ से टूटेगा नहीं। अगर मेटल में टूटने की प्रॉपर्टी है कि वो टूट नहीं रहा, हम ये सारे ऑपरेशन उसके ऊपर कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं टफनेस का गुण। इलास्टिसिटी आप सब लोग जानते होंगे, इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचीलापन। तो अगर हम लचीलापन देखते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा आपका एग्जाम्पल आता है स्प्रिंग का, कि हम जब भी किसी मेटल के ऊपर कोई बाहरी बल डालते हैं या भार लगाते हैं तो उस मेटल में क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उस भार को हटाते हैं तो वो आकार मेटल हमारा पुनः उसी दशा में आ जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा रहता है स्प्रिंग। ये स्प्रिंग जो हमारी रहती है, इसमें क्या होता है कि अगर हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो इसके आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन हम जैसे उसको छोड़ देते हैं तो वो पुनः अपने उसी आकार में आ जाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ मेटल से, कास्ट आयरन का गलनांक, कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, कितना होता है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे 1600 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर में 1250 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर में 648 डिग्री सेल्सियस, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि इसमें सही आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों को आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि इनका आंसर क्या होगा सही। तो कास्ट आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो होता है 1250 डिग्री सेल्सियस। अगर हम कास्ट आयरन को 1250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं
तो कास्ट आयरन हमारा एक सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ये जैसा कि हम आप सभी को पहले बता चुके हैं कि रॉट आयरन का जो गलनांक होता है वो 1600 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो आप लोग ये चीज़ें याद करते रहना। 648 डिग्री आपका रहता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का 648 डिग्री रहता है। तो आज ये जो आपको 4 क्वेश्चन मेटल से करवाए हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं या आगे एग्जाम में आएंगे। क्योंकि जब हम ITI करते हैं तो उसमें जो हमारा मेटल रहता है, मटेरियल साइंस रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है और उससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एग्जामिनर आपके 5 से 6 क्वेश्चन मेटल से ही पूछता है। तो सभी को जय हिंद, और सभी आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और ये वो क्वेश्चन है कि अगर आप ITI कर रहे या करेंगे तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। और बस इसी के साथ अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। जय हिंद।